वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th। आज का जो लेक्चर है, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज के लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को एंड करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर है आपके स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसमें हमने लिक्विड स्टेट स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी को डिस्कस कर लेंगे। छोटा ही लेक्चर बनेगा क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स हैं इनका पूरा डिस्कशन आप बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर फिजिक्स में डिस्कस कर लोगे। तो जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ, मे बी एग्ज़ाम में आ सकता है सरफेस टेंशन के बारे में कुछ, तो तब आपको आना चाहिए। स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी हमारा टॉपिक यही है। पहले हम सरफेस टेंशन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसी लेक्चर में एंड कर लेंगे विस्कोसिटी को भी। सरफेस टेंशन, पहले इसके बारे में कुछ, जैसे कि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन थी, ये भी एक सरफेस फिनोमिनन है, राइट? क्या है बेटा? सरफेस फिनोमिनन। मतलब ये सिर्फ सरफेस पे होता है, बल्क में नहीं होता है। बल्क मतलब अंदर, सिर्फ सरफेस पे ये होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सरफेस फिनोमिनन। इसका क्या मतलब है, इसके डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे हम आएंगे। उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। वो डिस्कशन क्या है, याद रखो, ये एक सरफेस फिनोमिनन है। देखो, सपोज कर लो मैं एक बीकर ले रहा हूं, समझ लेना बेटा बात, एक बीकर ले रहा हूं, इस बीकर में, ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिख लेना बेटा अपने साथ। इसमें एक लिक्विड में डाल रहा हूं, इस बीकर में, समझ लेना बेटा, एक लिक्विड मैंने इसमें डाल दिया। कोई भी एक लिक्विड, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, मुझे मत फंसाओ इसमें, आपकी चॉइस। देखो ये रही यहां पे क्या, ये है सरफेस, आउटर लेयर इस लिक्विड की, उसको हम बोलेंगे सरफेस, सरफेस, सतह। देखो यहां पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने देखा होगा मॉलिक्यूल्स स्फीयर जैसे होते हैं। यहां पर ऐसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहां पे ऐसे, बेटा समझ लेना। चलो इस मॉलिक्यूल को मैं कंसिडर कर रहा हूं ए। अब बल्क में भी, मतलब अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के। चलो यहां पे एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं ऐसे, वो मैं बी कंसिडर कर रहा हूं। देखो बल्क में जो मॉलिक्यूल है, बल्क में मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स से। देखो इस मॉलिक्यूल पे अगर यहाँ से कोई अट्रैक्शन डेवलप हुई तो यहाँ से भी अट्रैक्शन डेवलप हुई। अगर ऊपर की तरफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, नीचे की तरफ, अगर इस साइड की अट्रैक्शन कोई डेवलप हुई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो इस साइड भी, मतलब जितना अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ से उतना यहाँ से, मतलब ये तो कैंसल। जितना अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ उतना अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब ये भी कैंसल। जितना अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड उतना अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड, मतलब इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स, वो सारे कैंसल आउट होते हैं, राइट? मतलब इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? हाँ बेटा, 0 के बराबर, क्योंकि सारे फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि सेम लिक्विड है ना, हर एक लिक्विड मॉलिक्यूल उसको एक मैग्नीट्यूड के साथ अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी अपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड के साथ।
इस वाले डायरेक्शन में जो इसको अट्रैक्ट कर लेगा एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के साथ, अगर ऊपर में कोई मॉलिक्यूल होगा तो जरूर, क्योंकि ये बल्क में है, वो भी उसको उसी मैग्नीट्यूड के साथ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब जितने भी फोर्सेस इस पे ऑपरेट हो रहे हैं इस मॉलिक्यूल पे, अट्रैक्टिव फोर्स, उनका मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, इसीलिए इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर। अब यहाँ पे आओ, जो कि सरफेस पे है, यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा इस साइड। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा सरफेस पे, इसको ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लेगा इस साइड। अब नीचे की तरफ भी कोई एक मॉलिक्यूल होगा, वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेगा, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ऊपर तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, मतलब ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो अनबैलेंस्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स जीरो के बराबर रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे इस पे कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये फिजिक्स का पार्ट है, डाल दिया केमिस्ट्री में, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझ लेना बेटा, इस पे कौन सा फोर्स ऑपरेट हुआ? बैलेंस फोर्स, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन में तो फोर्स ऑपरेट हो रहा है, बट ऊपर में कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, क्योंकि ये सरफेस पे है तो ऊपर को इसका कोई अपोजिट है ही नहीं, तो इसीलिए इस पे कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा? अनबैलेंस्ड। मतलब इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा RF वो जीरो के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये बल्क में, ये बल्क में, ये सरफेस पे। अब समझो, ये जब इसके ऊपर एक फोर्स अब डोमिनेट है, इस पे कोई भी फोर्स डोमिनेट नहीं है, इस पे एक फोर्स ऑपरेट हो रहा है, उससे क्या होगा? उससे ये जो सरफेस है इस पे एक टेंशन क्रिएट होता है। इस सरफेस पे क्या होता है? काइंड ऑफ टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन मतलब फोर्स, समझ आ रहा है बेटा? इस पे एक टेंशन क्रिएट होगा, राइट? जो ये फोर्स इस पे ऑपरेट हुआ, इस फोर्स की वजह से, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा ना, देखो यहाँ पे अगर है तो उसको कैंसिल करने वाला यहाँ पे, अगर यहाँ पे है तो उसको कैंसिल करने वाला यहाँ पे, अगर यहाँ पे है तो उसको कैंसिल करने वाला यहाँ पे, इस डायरेक्शन में। बट ये जो है डाउनवर्ड फोर्स है ना, नीचे की तरफ, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, राइट? तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये इस मॉलिक्यूल को बल्क में लेने की कोशिश करेगा, राइट? ये क्या है? बल्क। ये डाउनवर्ड फोर्स जो ऑपरेट हुआ, इसको, जिसको ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, तो इसकी टेंडेंसी है इस मॉलिक्यूल को बल्क में लेने की, राइट? ये जो बल्क में लेने की टेंडेंसी है इस मॉलिक्यूल को सरफेस पे, उसी का नाम है सरफेस टेंशन। ये जो अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इस पे हुई, जिसकी वजह से ये इनवर्ड साइड, इनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सिंपली सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन, अब नीचे की तरफ ये आ रहा है ना, इनवर्ड, नीचे की तरफ, सरफेस टेंशन is a simply measure of this inward force. ये important word, inward force. Surface tension is a measure of this inward force on the surface of the liquid. On the कहाँ पे लग रहा है? सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। क्या है? ये नीचे की तरफ जो फोर्स ऑपरेट हुआ है, इसकी वजह से सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट हुआ, वो है, वही टेंशन को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सिंपली क्या है? सरफेस टेंशन इज अ मेजर ऑफ दिस इनवर्ड फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो सरफेस पे जो लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड मॉलिक्यूल है, उससे जो एक इनवर्ड फोर्स लग गया नीचे की तरफ, जिसकी टेंडेंसी है अब इस मॉलिक्यूल को बल्क में लेने की, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब इस पर एक टेंशन क्रिएट हुआ, उसी को हम बोलते हैं, वो जो इस पे टेंशन क्रिएट हुआ उसी का मेजर, काइंड ऑफ मेजर, उसी का नाम है सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन है ये एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर किसके? ये है ना सरफेस, सरफेस ये है, ये नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो
किस पे? प्लेन ऑफ सरफेस पे। लिखो इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स सरफेस टेंशन मतलब है इट एक्ट्स डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, प्लेन ऑफ द सरफेस। प्लेन ऑफ द सरफेस। सरफेस टेंशन क्या है? डाउनवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स जो सरफेस पे लगता है टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। अब इससे देख हो क्या रहा है वो बेटा समझ लीजिए। यहाँ पे सरफेस है, अब इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स ऑपरेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये थोड़ा बहुत कंट्रैक्ट होता है, मतलब इसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, कंट्रैक्ट होता है। मतलब इस फोर्स की अब टेंडेंसी है इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया को मिनिमम करना। इंपॉर्टेंट आउटकम है ये सरफेस टेंशन का। इट टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट आउटकम यही है इसका। सरफेस टेंशन टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमम करना, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब इसकी और एक डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे वो साइट करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से हमें एक यूनिट आएगा सरफेस टेंशन का। देखो सरफेस टेंशन सर्फ ST है ऑफ ए लिक्विड इज, ये लिख लेना, डिफाइंड, ये एक्चुअल में डेफिनेशन यहीं से आ गई। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स, मतलब परपेंडिकुलर, राइट एंगल्स टू the surface, along a unit length, of the surface। ये है इसके डेफिनेशन। क्या है ये? एक फोर्स जो एक्ट होता है राइट एंगल से, मतलब परपेंडिकुलर किस पे? सरफेस पे, यूनिट लेंथ के अलोंग, यूनिट लेंथ के अलोंग, मतलब यहाँ पे यूनिट लेंथ, मतलब वो आप यूनिट लेंथ लीजिए, मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। तो सिंपली ऐसे मैथमेटिकल फार्मूला इसकी, सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर से, गामा। किसे? गामा ऐसे लिखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर गामा से। मतलब ये जो सरफेस टेंशन गामा है वो किसके बराबर होगा? फोर्स एक्टिंग अलोंग यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग अलोंग यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। सिंपली फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो गामा का यूनिट फोर्स मतलब न्यूटन, लेंथ का मतलब पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका SI यूनिट है। एक बार जेई में आया था, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज क्या है? न्यूटन पर मीटर। और भी अगर आप CGS में लिखोगे, CGS में क्या आएगा यूनिट? न्यूटन का डाइन, इसका CGS सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। ये CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर, SI यूनिट न्यूटन पर मीटर, राइट। अब देखो ये इसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है। सरफेस टेंशन का आउटकम क्या है? ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, मतलब यहाँ पे जो सरफेस है उसका एरिया कम होता है। अगर वापस उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे,
अगर मुझे इसको अब वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाना है, मतलब यहाँ पे एरिया क्या हुआ, सरफेस पे एरिया हुआ मिनिमम, या ये इसका जो लिक्विड ड्रॉप था इसका सरफेस एरिया मिनिमम हुआ। अगर मैं अब इसको उल्टी डायरेक्शन में ले जाऊं, मतलब अगर मुझे अब इसको नॉर्मल कंडीशन में लेना है, मतलब बात समझ ना बेटा, नॉर्मल कंडीशन में, तो टेंशन की वजह से इसका सरफेस एरिया मिनिमम हुआ। अब अगर मुझे इसको वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में लेना, मतलब इस पर मुझे वर्क करनी है या एनर्जी प्रोवाइड करनी है, राइट। अपनी नॉर्मल अपरेंट शेप में लाने के लिए मुझे इस पर वर्क करनी है पर यूनिट एरिया। इसका एरिया कितना चेंज हुआ, टेंशन की वजह से इसका कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ है, तो उसको अगर वापस अपनी कंडीशन में लाएंगे तो वो भी सरफेस टेंशन ही है। तो उसको वर्क डन पर यूनिट एरिया, वो भी सरफेस टेंशन ही है। सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन। वापस लाने के लिए यहां से यहां जाओ, वो भी सरफेस, बैक भी आओ, वो भी सरफेस टेंशन है। ये मैंने फॉरवर्ड में समझाया, अब बैकवर्ड आओ। वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, सिंपली एरिया चेंज इन एरिया, एरिया कितना आपने चेंज किया है, इस पे आपने कितना काम किया है और कितना एरिया उससे चेंज हुआ है। सरफेस एरिया मिनिमम हुआ था, मतलब चेंज हुआ था ना एरिया, अब उस चेंज को आपको वापस लाना है, तो वही लिखा मैंने चेंज इन एरिया, सिंपली मैंने एरिया लिखा। तो यहां से भी और एक यूनिट इसका आएगा सरफेस टेंशन का, गामा, वर्क डन जूल एरिया पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसका एक यूनिट है, वो जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। यहां से और एक टर्म आती है, जितनी मुझे एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि इसका एरिया वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ये भी याद रख लो, सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन की वजह से इसका क्या हुआ था, सरफेस एरिया मिनिमम हुआ था। अब अगर उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना है, या तो इस पर वर्क करनी है, या तो हमें इसको एनर्जी देनी है, जितनी एनर्जी हमें इसको यहाँ से वापस देनी है ताकि अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आए, उसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, राइट। इतना क्लियर? यूनिट्स याद रख लो, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। देखो हमें यहाँ पे बस थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, वो आप फिजिक्स में भी डिस्कस कर लोगे। हमें यहाँ पे खाली क्वालिटेटिव आइडिया देना था। आई थिंक जितना हमने डिस्कस किया है वो सफिशेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। चलो और एक चीज़ यहाँ पे फैक्टर्स, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वैसे एक बार आया था जेई में क्वेश्चन यही आया था, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर का इफेक्ट आया था। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन गामा। इससे पहले आप एक और चीज समझो, सपोज कर लो यहां पे ये सरफेस है, ये दिखाई दे रहा है, ये सरफेस है। अगर मैं इस पर लिक्विड डाल दूं, वो स्फीयर की जगह स्फीयर की शेप अटेन कर लेगा। अपने कॉमन सेंस भी देखा होगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपके पास। यहाँ पे लिक्विड डाल दो, वो स्फीयर की शेप अचीव करेगा। इसका क्या रीज़न? स्फीयर ही इसने अचीव क्योंकि सरफेस टेंशन ही है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो उसको मिनिमाइज, सरफेस एरिया मिनिमम करता है। सबसे मिनिमम एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का ही होता है। इसीलिए जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन का आउटकम यही है। आउटकम क्या है? टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। अब जब सरफेस एरिया मिनिमाइज हुआ, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का ही होता है। दैट इज व्हाई लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। इंटर या आई मीन लिक्विड पे भी बोल सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, या इसको आप और एक लैंग्वेज में लिख सकते, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी, नेचर ऑफ लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे उतना क्या होगा? डाउनवर्ड पुल ज़्यादा होगा।
जितना डाउनवर्ड पुल ज़्यादा होगा उतना सरफेस एरिया मिनिमम होगा, जितना सरफेस एरिया मिनिमम होगा उतना क्या होगा, सरफेस टेंशन, सरफेस पे उतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा, मतलब सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है सिंपल, गामा सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब यही मैंने लिखा नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के। जिस लिक्विड में ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस मैग्नीट्यूड उनका ज़्यादा होगा, उसका सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उसका अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका उतना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, उसका उतना सरफेस एरिया मिनिमम होगा, राइट। जैसे कि पेट्रोल एंड वाटर की एग्जांपल लो। देखो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है ना वो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है पेट्रोल से। वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है ना वो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा होता है, राइट। क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सों का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू पेट्रोल। इसका अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड स्ट्रांग होता है कंपेयर टू पेट्रोल। तो मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा, इसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा। या आपके पास ये लोग एथनॉल, ये 3 लिक्विड्स, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस, एथनॉल, ग्लिसरीन जिसका आप बोलते हैं कश्मीर में। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो सरफेस टेंशन किसका ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके बाद उसमें, इसके बाद इसमें होती है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा, तो सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा। यहाँ पे उससे कम इसमें। ये था नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सरफेस टेंशन पे? नंबर सेकंड, बस 2 ही है। टेम्परेचर, देखो सरफेस टेंशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। बस ये फंडा याद रखो, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख सकते हैं ना, अपने आप लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर कम कर लो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सॉरी, ये कम कर लो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा कर लो ये कम होगा। ऐसा क्यों? देखो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, खुद सरफेस टेंशन किस पे डिपेंडेंट? ये खुद किस पे डिपेंडेंट? अट्रैक्टिव फोर्सों के मैग्नीट्यूड पे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। प्रीवियस फैक्टर रिकॉल कर लो, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है तो गामा भी वीक कम होगा। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, उससे क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे, राइट। बस फंडा यही है, टेम्परेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट होते हैं वो वीक होंगे। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे तो गामा भी तो कम होगा ना। तो कहने का मतलब ये है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। होता यूं है, टेम्परेचर बढ़ाओ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी मतलब अब एक मॉलिक्यूल अब फास्ट मूव कर लेगा, मतलब वो काइंड ऑफ सेकंड पे अब इंडिपेंडेंट बन गया। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है, अब वो फास्ट मूव कर लेगा, रैपिड रैंडम मोशन में उसकी बढ़ जाएगी, मतलब अब उसका नेचर सेकंड पे अब थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होने लगा। जब उसका इंडिपेंडेंट नेचर होगा दूसरे के साथ, तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा। जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक ही होगा तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। एक बार जेईई में यही क्वेश्चन आया था,
सरफेस टेंशन इंक्रीजेस और डिक्रीज, सॉरी क्वेश्चन ये था, स्टेटमेंट था इसी, मुझे याद नहीं पूरा, बट आया था टेम्परेचर पे ही। अब आप याद रखो यही, टेम्परेचर बढ़ाओ ये कम होगा, तो ऐसे आया था द इफेक्ट ऑफ सॉरी ये स्टेटमेंट, हाँ मुझे याद आया था स्टेटमेंट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डैश। आप क्या लिखोगे, विद इन, यही आया था स्टेटमेंट जेई मेंस में, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डैश। नीचे ऑप्शन थे डिक्रीज, इंक्रीज, कोई इफेक्ट नहीं या नन, तो क्या अपने अपने ऑप्शन क्या आएगी, टेम्परेचर बढ़ाओ सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। चलो आते हैं विस्कोसिटी पे। चलो बच्चों अब विस्कोसिटी को डिस्कस कर लेंगे, उसके साथ हमारा ये यूनिट एंड होगा। उसका भी हमें जनरल आइडिया ही डिस्कस करना है। आई थिंक 10-20 मिनट में भी वो कंप्लीट भी होगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्टाइलिश एन बना लो, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह सरफेस टेंशन को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ईटा, इसको नाम है ईटा, ETA, ईटा। देखो विस्कोसिटी का क्या मतलब है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, अगर आप फिजिक्स पे जाओगे ना, अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का। देखो विस्कोसिटी मतलब आपने देखा होगा कॉमन ऑब्जर्वेशन से आपने ये एक्सपीरियंस गेन की होगी, ऑल लिक्विड्स डू नॉट फ्लो विद द सेम स्पीड। सभी लिक्विड सेम स्पीड के साथ फ्लो नहीं करते हैं, मतलब कुछ लिक्विड्स बहुत फास्ट स्पीड फ्लो करते हैं, कुछ लिक्विड्स बहुत स्लोली फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ लिक्विड्स ले रहा हूं, वाटर, अल्कोहल सपोज, यहां मैं और एक सेट ले रहा हूं लिक्विड्स का, सपोज ग्लिसरीन, हनी, शहद, कैस्टर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लो। अब देखो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, मतलब ये सभी लिक्विड्स है, ये भी लिक्विड्स ही है। यहां पे आप ईथर भी ऐड कर सकते हो इस कैटेगरी में। अब बात समझिए बेटा, एक्चुअल में हो क्या रहा है। सपोज कर लो ये आप कंसिडर कर लो एक सरफेस, अगर मैं इस सरफेस पे वाटर डाल दूं तो वो इजीली फ्लो करेगा, मतलब उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी फ्लो की। इसी सरफेस पे मैं अगर अब ग्लिसरीन या ग्लाइसरीन है इसका नाम, या हनी डाल दूं तो ये स्लोली फ्लो होगा, मतलब इसकी जो फ्लो की स्पीड होगी वो क्या होगी, वेरी स्लो, राइट। तो ये जो लिक्विड्स है ये फ्लो करते हैं रैपिडली। बेटा बात समझ लेना, अच्छा आइडिया दे रहा हूं, बाकी आप फिजिक्स में कवर कर लो, इसका मैथमेटिकल पार्ट। ये फ्लो करेंगे वेरी स्लोली, ये लिक्विड्स। अब मसला क्या है, ये स्पीड, इनकी फ्लो की स्पीड फास्ट, इनकी फ्लो की स्पीड स्लो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है हर एक लिक्विड, इवन इसकी और इसकी भी फ्लो की रेट सेम नहीं होगी, मतलब ये वेरी करती है फ्लो की रेट वन लिक्विड से अदर लिक्विड तक, ये वेरी करती है। इन दो की भी डिफरेंट होगी, इन दो की भी डिफरेंट होगी, इवन यहां पर भी इसकी और इसकी फ्लो की रेट डिफरेंट होगी। अब मैंने इनको एक ही कैटेगराइज में रखा, इनको एक ही कैटेगरी में रखा,
ये सभी जनरली, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इनकी फ्लो की स्पीड ज़्यादा होगी, फ्लो रैपिडली। अब इनकी एक जनरल कैटेगरी बना ली, इनकी फ्लो की रेट बहुत स्लो होगी, वेरी स्लोली ये फ्लो करेंगे। अब दैट मीन्स जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है फ्लो करने के लिए, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरी लिक्विड हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, क्योंकि ये लिक्विड्स वेरी स्लो फ्लो करते हैं, इनकी रेट फ्लो होने की कम है, इनकी रेट फ्लो होने की ज़्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक कंक्लूजन ये आ गया, एवरी दिस इंडिकेट्स दैट, यहाँ से दिस इंडिकेट्स दैट एवरी, हर एक लिक्विड, एवरी लिक्विड has some internal resistance। रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट करना। हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब ये है, मतलब इनको अंदर से कुछ रोक रहा है फ्लो करने के लिए। इनको भी वही हो रहा है बट इनका कम है इनके कंपैरिजन में। इतना क्लियर? एवरी लिक्विड हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस में मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। काम क्या है? फ्लो करने की। काम क्या है? फ्लो करने की। अब कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है उस लिक्विड में जो उसको वो काम करने से रोकता है, वही है रेजिस्टेंस। तो मतलब यहां पे इन लिक्विड्स में इंटरनल रेजिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा, इसीलिए इन ये जो लिक्विड्स है वे वेरी स्लोली फ्लो करते हैं। इन लिक्विड्स में वो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, अगर वो ज्यादा होती तो फिर तो स्लो फ्लो करते। इन लिक्विड्स में वो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, दैट इज व्हाई दे फ्लो वेरी रैपिडली। क्लियर? इसी इंटरनल रेजिस्टेंस जो लिक्विड ने ऑफर की, इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऑफर की लिक्विड ने फ्लो के लिए, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम है विस्कोसिटी। आई होप आपको आइडिया आया होगा। अब डेफिनेशन पे आओ। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस to flow this internal resistance to flow possessed by a liquid is called viscosity। ये है विस्कोसिटी की डेफिनेशन। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है लिक्विड की, जो वो खुद पोजेस करता है ताकि उसकी फ्लो या कम हो या ज्यादा हो, उसी को हमने नाम दिया है विस्कोसिटी। वही मैंने लिखा, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोजेस्ड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। इज कॉल्ड इट्स, यहां पे लिख लेना विस्कोसिटी, राइट? उस लिक्विड की वो विस्कोसिटी होती है। अब बेटा बात समझिए, ये चीजें आप नोट कर लेना। क्वालिटेटिव आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं विस्कोसिटी का, इसका मैथमेटिकल पार्ट भी है, वो आप फिजिक्स में कवर कर लोगे। देखो यहां पे क्या लिया था मैंने, वाटर और अल्कोहल। इवन इनकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी फ्लो के लिए। समझो, ये फ्लो कर रहे थे वेरी रैपिडली, ये स्लोली कर रहे थे। इसका मतलब इनकी इंटरनल
रेजिस्टेंस जो होती है फ्लो करने के लिए वो बहुत कम है, इसीलिए ये फ्लो फास्ट करते हैं। इनकी IR से मैं अब लिखूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये स्लोली फ्लो करते हैं। अगर इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, इनको हम इन लिक्विड्स को हम बोलेंगे लो विस्कस। इनको क्या बोलेंगे, हाई विस्कस लिक्विड्स। विस्कस, राइट। तो जो हाई विस्कस लिक्विड्स होंगे उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वो फ्लो स्लोली करते हैं। तो दैट मीन्स अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इनकी कम है तो इनकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम, इनकी विस्कोसिटी भी लो होगी। जितनी जितनी लो विस्कोसिटी होगी उतना इजीली वो फ्लो करेगा लिक्विड। जितना उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा होगी उतना उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे विस्कोसिटी हाई है, विस्कोसिटी हाई इन लिक्विड्स में, राइट। रियलिटी में हो क्या रहा है, एक्चुअली ये जो विस्कोसिटी है ना, मतलब एक फोर्स है जो फ्लो करने से रोकता है, राइट। सिंपली ये एक फोर्स है जो फ्लो करने से रोकता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स। अगर बॉडी इस तरह जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है ना। सेम इज द केस विद विस्कोसिटी। लिक्विड्स क्या होते हैं, लेयर्स में, एक लेयर ये मान लो, दूसरा लेयर इसके ऊपर, तीसरा लेयर इसके ऊपर। जब ये लेयर ऐसे जाता है ना आगे, जो इससे पीछे, इसके पीछे जो नेक्स्ट लेयर होगा वो उसको ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, राइट। मतलब सपोज कर लो ये दो लेयर्स है, फर्स्ट लेयर लिक्विड का, सेकंड लेयर ये लिक्विड का। ये भी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की। ये फर्स्ट लेयर लिक्विड का, सेकंड लेयर ये मान लो ये फर्स्ट लेयर जा रहा है आगे की तरह, जो सेकंड लेयर है इसको वो ऑफर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी फ्लो की मूवमेंट स्टॉप करती है। अगर हम इसकी अब रियल डेफिनेशन पे आएंगे, वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। अब आप समझो पहले, उसके बाद लिखेंगे वो। इसका मतलब जहां पे ये वाटर है ना, वाटर का एक लेयर ये मान लो, दूसरा लेयर इसके आगे, तो मतलब यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर हुई ना, इस लेयर ने इसको ऑफर की, इस लेयर ने इसको ऑफर की, वो कम है, इसीलिए ये फ्लो करता है रैपिडली। यहाँ पे कुछ मसला उल्टा है, जो एक लेयर ग्लिसरीन का, दूसरा लेयर ग्लिसरीन का, जो उनके बीच में एक रेजिस्टेंस ऑफर हुई, फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स, तो ये इसको ज़्यादा ऑफर करता है, इसीलिए फर्स्ट लेयर थोड़ा आगे जाने की कोशिश कम करता है, तो इसीलिए ये स्लोली फ्लो करते हैं। एक्चुअल में है ये फ्रिक्शनल फोर्स ही, फ्रिक्शनल फोर्स ही है। जिस तरह आपने इसमें आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फ्रिक्शन सॉलिड्स के बीच में, दो कंटैक्ट में अगर आ गए सॉलिड्स, उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स ऑपरेट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है। The frictional force which one part मतलब यहां पे लेयर, the frictional force which one part of the liquid offers to another part, I mean layer, the frictional force which one part of the liquid offers to another part of the liquid is called viscosity। तो
एक लेयर लिक्विड और सेकंड लेयर लिक्विड, उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट होता है, उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं विस्कोसिटी, राइट। तो था इसकी डेफिनेशन। अब अगर इसको फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स पे अगर जाएंगे, देख लेते हैं ऐसा क्या मसला है, क्यों कुछ लिक्विड्स फ्लो करते हैं वेरी फास्ट, कुछ वेरी स्लो। तो मतलब फैक्टर्स तो होंगे ना, फैक्टर्स होंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो देख लेते हैं किन फैक्टर्स पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है। नंबर 1 फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। समझो बात, अगर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो मतलब समझो बात को, ये एक लेयर है, दूसरा लेयर ये है, अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गए, क्या ये इजीली फ्लो होगा? नहीं होगा ना, राइट। तो मतलब ये लेयर इस लेयर को अब हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फ्लो के लिए, तो दैट मीन्स इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा, राइट। तो जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, अब उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी कम होगी, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि विस्कोसिटी एक्चुअल में क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो करने की। तो लिखेंगे ऐसे जनरल में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शन, इनका मैग्नीट्यूड, different liquids have different magnitude of intermolecular forces, magnitude of intermolecular force is directly proportional to viscosity, viscosity, right। magnitude of intermolecular force is ज्यादा, viscosity ज्यादा, internal resistance ज्यादा। मतलब वो लिक्विड जिस लिक्विड में मैग्नीट्यूड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ज्यादा होगा, वो वेरी स्लो फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर और ग्लाइसरॉल की बात करेंगे, वाटर एंड ग्लाइसरॉल, ग्लिसरीन जिसका नाम है आप जानते हो, घर में होगा अवेलेबल। वाटर में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट होते हैं ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट उतनी नहीं जितनी इसमें, इसीलिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर ज्यादा करता है फ्लो करने के लिए। तो दैट मीन्स इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी, ऐसे, राइट। ये था फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर मॉलिक्यूलर मास, कॉमन सेंस है यहां पे। जिस लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो फ्लो स्लोली करेगा, जिस लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो फ्लो फास्ट कर लेगा। तो मतलब विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, लिख सकते हैं ना। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मतलब अब अब लिक्विड हैवी है, तो अगर हैवी है तो फ्लो करने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हुई। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा हुई तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों?
मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है तो लिक्विड हैवी है तो इजीली फ्लो नहीं करेगा, तो मतलब उसमें उतनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर हुई है, तो दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हुई है, राइट। यही लो एग्जाम्पल देखो, वाटर एंड ग्लिसरॉल। वाटर का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इससे कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास इससे ज़्यादा है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। यही एग्जाम्पल इसमें भी डाल दो। नंबर 3, टेम्परेचर। देखो ये जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर से वही मसला, टेम्परेचर बढ़ाओ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुई तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे तो लिक्विड इजीली फ्लो करेगा, राइट, लिक्विड इजीली फ्लो करेगा। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ। और एक बात समझो, टेम्परेचर बढ़ाओ क्या होगा, उससे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हुई, उससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे। जब वो वीक होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे, मतलब रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, तो मतलब लिक्विड इजीली फ्लो करेगा। लिक्विड जब इजीली फ्लो करेगा मतलब अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में है वो तो अब वीक हो गई। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुई तो फ्लो इजीली करेगा लिक्विड। दैट इज व्हाई विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये बढ़ाओ, विस्कोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, ये कम कर लो, ये इंक्रीज होगी। यहां पे एक टर्म आती है सुपर फ्लूइडिटी। चलो यहीं पे आप जाएंगे, सुपर डिटी, सुपर फ्लूइडिटी। देखो ये क्या है, जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ोगे सुपर कंडक्टर्स, यहां पे सुपर फ्लूइडिटी आती है एक। देखो आपने अभी तक ये समझा है ऑल लिक्विड्स डू नॉट फ्लो विद द सेम स्पीड, सम फ्लो वेरी फास्ट, सम फ्लो वेरी स्लोली। यहां पे आपने ये सीखा है ये चीज, टेम्परेचर बढ़ाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। अब अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर अगर मैं कम कर लूं, ये क्या होगी, ज्यादा होगी ना। टेम्परेचर कम कर लो, विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा, राइट। बात समझ लेना बेटा, तो यहां पे समझाएंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। टेम्परेचर बढ़ाओ, विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। मे बी एक स्टेज ऐसे भी आ सकता है लिक्विड सिस्टम में, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं उसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर बन सकती है। पॉसिबिलिटी है किसी टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी 0 के बराबर, मतलब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अब 0 होगी, मतलब लिक्विड में अब इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो इजीली फ्लो करेगा। जिस टेम्परेचर पे ये होगा तब हम उस लिक्विड को बोलते हैं सुपर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर बनती है, तब हम उस लिक्विड को कहते हैं सुपर फ्लूइड। उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, सुपर फ्लूइडिटी, सुपर फ्लूइडिटी। और एक फैक्टर भी है नंबर 4, प्रेशर। देख लो, आप खुद डिसाइड कर लो प्रेशर का क्या मसला होगा। प्रेशर, देखो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, वैसे गैस में कंसेप्ट अप्लाई होगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे एक जनरल आइडिया ले सकते हैं इससे। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से
क्या होगा, मालिक्यूल्स पास पास में आएंगे। अगर मालिक्यूल्स पास पास में आ गए, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ना। मालिक्यूल्स जब पास पास में आएंगे उससे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब मालिक्यूल्स पास पास में आ गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे, मालिक्यूल्स पास पास में आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल सकते हैं वैसा। नंबर बहुत सारे फैक्टर है, चलो लास्ट फैक्टर कंसिडर कर लो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। इसे आपको ऑर्गेनिक में काम आएगा। ऑर्गेनिक में आप ये देखोगे, ये टॉपिक, वहाँ पे आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। कुछ ज़्यादा विस्कस होते हैं, कुछ कम विस्कस होते हैं। मसला क्या है, वहाँ पे आप ऑर्गेनिक सर आपको बताएंगे। अगर ऑर्गेनिक में जाएंगे, ऑर्गेनिक में स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी होती है, ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स भी होती है, राइट। जो ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स होती है ना, ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स वो ज़्यादा विस्कस होते हैं, आर मोर विस्कस देन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, जो ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा विस्कस होते हैं देन ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स, राइट। मतलब ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है फ्लो करने के लिए। यहाँ पे रिवर्स, तो ऐसे तो ये खुद अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे एच है, ये कंपाउंड मैंने बना लिया। यहाँ पे दूसरा कंपाउंड, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दो कंपाउंड है, आइसोमर्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे। तो ये ब्रांचेड है, ये स्ट्रेट चेन है। ये विस्कोसिटी, ये ज़्यादा विस्कस होगा, ये कम विस्कस होगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर ज़्यादा करेगा फ्लो करने के लिए, ये कम कर लेगा, तो ये ज़्यादा विस्कस होगा। क्योंकि यहाँ देखो ना, मतलब एक लेयर और एक लेयर ये होगा, सपोज कर लो एक लेयर, उसके लेयर मान लो ये यहाँ पर भी कार्बन है, तो दूसरा लेयर यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स तो पास पास आ गए, समझो ऐसे समझो। ये एक लेयर, उसका कार्बन आप ये ग्रुप आप ऐसे कंसिडर करना, ऐसे। अब सेकंड लेयर, जस्ट इमेजिन कर लो, सेकंड लेयर ये है, उसका भी ये ग्रुप ऐसे होगा ना, तो मतलब ये तो पास में आ गए, यहाँ पे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना। यहाँ पे क्या होगी, सपोज ये एक लेयर, उसका एक ग्रुप ये है, सेकंड लेयर लिक्विड का ये है, उसका एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप ये है, तो ऐसे आए। अब यहाँ पे ये दो ग्रुप्स क्या आ गए, पास पास में। जब पास पास में आ गए तो वंडर वाल्स अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। जब वंडर वाल्स अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये विस्कस ज़्यादा होगा। जब ये विस्कस ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। चलो इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेंगे। इसके साथ हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को एंड किया है। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है, जितने भी लेक्चर्स हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में दिए हैं वो आप हर एक देख लेना। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अकॉर्डिंगली मुझे कांटेक्ट कर लेना। आपके पास सबको तो मेरा नंबर होगा ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज़ आएगी मोस्ट प्रॉब्ली थर्मोडायनामिक्स की। टिल देन थैंक यू वेरी मच।